Okay. Population is what? Group of individual of same species within a community, or total number of species of organism in a defined area or habitat. The various factors which affect the population growth. तो फैक्टर्स में सबसे पहला आता है डेंसिटी, दूसरा है बर्थ रेट और नेटेलिटी, तीसरा है डेथ रेट और एनीवन मोर्टेलिटी. नेक्स्ट इज एमिग्रेशन, इमिग्रेशन एंड सेक्स रेशियो. एमी बताया था आपको कि एमई वाला जो है, जब कोई बाहर जा रहा है दैट इज ई, और आपकी कंट्री में या आपकी जगह में कोई आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज आई वाला, इन. यस. तो इमिग्रेशन एड्स टू द पॉपुलेशन, आई वाला इन immigration adds to the population and it decreases the population. And last is sex ratio. A population at a given time is composed of individuals of different ages. तो अब हम अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन पे परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज ग्रुप अगर उसको हम प्लॉट करें फॉर अ गिवन पॉपुलेशन, और उसको हम बोलते हैं एज पिरामिड. पिरामिड्स का मतलब क्या है, एज पिरामिड क्या होता है, इनकी डेफिनेशन है, if the age distribution, that means percent individual of a given age, is plotted for population, for a given population, resulting structure is a pyramid. Age distribution में दोनों आएंगे, male and female, they are combined in a same diagram, and shape of a pyramid reflects the growth status of a population. और तीन तरह के population curves हैं. It is growing, which is written in NCERT as expanding. Next is stable, and last one is declining. Growing में expanding में क्या है, base is broader, then reproductive age, then post reproductive age. Expand क्यों हो रहा है, growing क्यों है, because the population of the reproductive age and the pre-reproductive age is more. अच्छा, ये टॉपिक आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, एक क्वेश्चन 100% नीट में आता है इसके ऊपर. तो वेदर इट इज ग्रोइंग और एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग इसलिए बोला गया क्योंकि प्री वाले अभी बढ़ रहा है. दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव, दिस इज रिप्रोडक्टिव एंड दिस इज पोस्ट, मतलब एल्डरली पीपल. सो ये तीन के बेसिस पे हमने बोला इनको, इट इज एक्सपैंडिंग और इट इज ग्रोइंग. स्टेबल के केस में क्या होगा, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ प्री एंड रिप्रोडक्टिव दे आर स्टेबल, दे आर सेम. पोस्ट इज डिक्लाइनिंग. और स्टेबल का मतलब है कि वही जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले रूल. कॉजेस पूछेंगे तो क्या होंगे, क्या पूछेंगे, कॉजेस में अगर रिप्रोडक्टिव क्यों ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव क्यों ज्यादा है. उनके ऊपर हम आएंगे, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पे जो फैक्टर्स है ना उन पे आएंगे अभी हम. ठीक है, अभी तो हम सिर्फ पिरामिड्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ पिरामिड्स. तो इट कैन बी स्टेबल ऑल्सो. स्टेबल में प्री और जो रिप्रोडक्टिव है दे आर सेम, रिप्रोडक्टिव वंस एंड दी प्री रिप्रोडक्टिव वंस दे आर सेम. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम दो हमारे दो वाला जो स्लोगन था, या फिर हम दो हमारे पॉपुलेशन इज रिड्यूसिंग, तो उसमें स्टेबल होगी पॉपुलेशन. और एक केस आता है कि पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग. डिक्लाइनिंग कब होगा, व्हेन प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, and then post reproductive is also less. This one is declining. तो तीन तरह के आ गए आपके पास, expanding, stable and declining. Clear everyone? And this the size of population based on this age pyramid is not stable, it is not static. Static matlab it is not same throughout, it keeps on changing with the time depending upon the factors. अब जो मुझसे अनु ने पूछा था, what are the factors which affect the population growth, is the availability of food. सबसे पहले लॉकडाउन में सबसे पहले लोगों ने क्या इकट्ठा किया था, फूड. देन इज प्रेडेशन प्रेशर. प्रेडेशन प्रेशर मतलब कोई आउटसाइड ऑर्गेनिज्म है विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, वो आपके ऊपर प्रेशर कर रहा है, मतलब आपको फोर्स कर रहा है. लास्ट इज चेंजिंग वेदर. दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द population growth.
हमने सबसे पहले पढ़ा था डेंसिटी. Density, these are the factors which determine the population growth. These are the factors which determine the population. So density may, it is the population, yeah, density of population in a habitat during a given time fluctuates because of the four basic processes. Density changes because of these four basic processes. इनमें सबसे पहली आती है natality. Natality means number of births during a given time period in a population, and this adds to the population density. Next is mortality. Mortality, number of deaths during a given time in a population, and it decreases the population rate. Next आपको बताया था IMMIGRATION, immigration. Immigration, number of individuals that have come into the habitat. In हुआ था, come into the habitat from somewhere else. Again, this adds to the population. Last was emigration. EMIGRATION. Emigration means the individuals who have left the habitat and gone somewhere else. And this again decreases the population. And this population density at a given time is given by this formula NT+1. आपको बताया था एक साल बढ़ा के लेंगे, क्योंकि आज हमने अगर पॉपुलेशन को चेक किया है तो आप देखोगे उसका ग्रोथ रेट चेक करने के लिए उसी नेक्स्ट ईयर एक साल दोगे टाइम. ये तो नहीं है कि आप 10 दिन में चेक करोगे पॉपुलेशन में रिमेन सेम और में डिक्रीज. द प्रोबेबिलिटी इज कि आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, बट आफ्टर 1 ईयर तभी +1 की है. तो जो पॉपुलेशन थी एट अ गिवन टाइम प्लस birth rate plus immigration B plus I, which adds to the population, minus death plus emigration, which decreases the population. This is the formula. Population density will increase. कब increase होगी? If the number of births plus the number of immigrants, they are more than the number of deaths plus number of immigrants. Otherwise, it will decrease. How many of you are clear till now? Please raise your hand. If it is clear, please raise your hand. और आपको इसके लिए मैंने डायग्राम भी आपको लास्ट टाइम बनवाया था. ओके ऑल. इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रोथ कर्व्स. सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ कर्व्स. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स. तो ग्रोथ कर्व्स में दो ग्रोथ कर्व्स हैं. एक है जे शेप्ड ग्रोथ कर्व विच इज आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. श्रुति है, श्रुतिमान. ओके श्रुति, आपने बच्चे अभी अभी क्वेश्चन पूछा था है ना, हाफ एन आवर बैक. तो यही क्वेश्चन था. यस श्रुति. यस मैम. हाँ, जे शेप ग्रोथ कर्व एंड एस शेप्ड ग्रोथ कर्व. एस शेप को हम दूसरा बोलते हैं लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व. तो देयर आर mainly two different types of growth curves. एक J shape exponential और S shape logistic growth curve. अब हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज J shape growth curve. J shape growth curve में the type of curve was shown by small population of, एक अगर आप आपकी एनसीईआरटी में देखो तो रेंडियर पॉपुलेशन दी हुई है, स्मॉल रेंडियर पॉपुलेशन which were in a natural environment with plenty of food and no predators at all. तो हमने सबसे पहले ये जे शेप देखा गया था, स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ रेंडियर विद नो प्रीडेटर्स बट विद प्लेंटी ऑफ फूड. और इसमें सिर्फ दो फेजेस थे, दो फेजेस ग्रोथ के थे. कौन से फेजेस थे? एक था लैग फेज और दूसरा एक्सपोनेंशियल. तो इसमें आप ग्राफिकली देखो तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ गिवन हैबिटेट इन अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम. तो टाइम के साथ अगर आप देखा आपने तो ये जे शेप कर्व था. इसमें दो पार्ट्स आ गए, एक लैग फेज, दिस इज लैग फेज एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल. और अब आएगा नेक्स्ट. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज एस शेप्ड. एस शेप्ड ग्रोथ कर्व में this type of growth curve was shown by
यीस्ट ग्रोथ अंडर लैब कंडीशन। यीस्ट पता है आप लोगों को, यीस्ट ग्रोथ अंडर लैब कंडीशन। और ये जनरली दिस is shown by most of the population, by population of different organism, they show this growth curve only, जिसमें it has 5 phases. 5 phases. सबसे पहला आता है lag phase. This is lag phase. Second is positive acceleration phase. इस सीक्वेंस पे भी बड़ी बार क्वेश्चन आए हैं. नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फेज. नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सेलेरेशन फेज. Last one is stationary phase. Please write down. Then I'll explain. Please write down. और इवन इसके साथ सेम डायग्राम है. जिसमें सबसे पहले आएगा लैग फेज, फिर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन फेज, फिर एक्सपोनेंशियल फेज, फिर नेगेटिव एक्सेलेरेशन फेज, एंड लास्ट वन इज स्टेशनरी फेज. और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ यीस्ट विद द टाइम in hours. Population density of yeast cells with the time. जिसका हो जाए complete, please raise your hand. अब जो मुझे क्लियर है सभी को, ये वाला पार्ट लिख लिया ना सभी ने? मैम फॉर्मूला समझा दो एक बार. अभी बेटे फॉर्मूला मैंने करवाना है, अभी हम लिखेंगे. dn/dt वाला कह रहे हो ना? वी कमिंग टू दोस फॉर्मूलाज बच्चे, कैरिंग कैपेसिटी के साथ भी और नॉर्मल भी. ओके. ओके ओके. यस, कंग्रेचुलेशन एवरीवन. बच्चे आप लोगों की डेट शीट आ गई है. नाउ वी आर सेट. 24th इज योर एग्जाम, बायो एग्जाम. बहुत अच्छी डेट शीट आई है. आई थिंक केमिस्ट्री और इसमें टाइम मिल गया आप लोगों को. मई में आप लोग फ्री हो जाओगे. मैथ्स वाले बच्चे जो नॉन मेड के हैं वो बेचारे जून तक होंगे, 1 जून को उनका. फिर उसके बाद मे बी आपका जुलाई में या जून एंड में आपका एग्जाम होगा नीट का. तो उससे पहले वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. मुझे प्लीज नीट के कब आएंगे? नीट की कब डेट शीट? डेट मुझे प्रोबेबल डेट है जून एंड, बिफोर योर रिजल्ट के मिड में. क्योंकि मिड में कह रहे हैं जुलाई मिड में 15 तक रिजल्ट आ जाएंगे. 10th का आ जाएगा, 10th से पहले आप लोगों का आता है. तो ठीक है, टाइम अगर आपका जुलाई तक भी हुआ, अगस्त सितंबर में ही सेशन शुरू होता है कॉलेजेस का. यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम नाउ. क्योंकि बीच में जो खराब होता था टाइम वो हम यूज कर लेंगे अब. और मुझे अपनी +2 पहले प्रिपेयर करो, क्योंकि +2 इम्पोर्टेंट है. कई बार ये होता है कि +2 के वेटेज पे ही आगे नीट में एडमिशन. यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ना, जब तक वैक्सीनेशन पूरी नहीं लगती है और इसका क्या आउटकम है, तब तक आप लोग +2 पे अपना जोर लगाओ. एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम एट ऑल. क्योंकि अब आपको पता चल गया, डायरेक्शन मिल गई, अब पढ़ना शुरू हो जाओ.
बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, दे कीप ऑन आस्किंग मी द क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चन हो गए, ये एनसीईआरटी बेस्ड हो गए, और तभी क्वेश्चंस आते हैं जब आप पढ़ते हो। कुछ बच्चे हैं जो नहीं है एक्टिव, बट अदरवाइज बहुत सारे बच्चे हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को पूछते हैं, कॉल करते हैं। अभी अभी श्रुति का भी कॉल आया था हाफ एन आवर बैक, दैट मीन्स शी इज स्टडिंग। मतलब सब पढ़ो, इट इज नॉट श्रुति बट बाकी सब भी एक एग्जाम्पल लो और पढ़ो, ठीक है। एग्जाम जब स्ट्रेस आता है दिमाग में तभी एकदम आता है कि मेरे को अभी पूछना है वो क्वेश्चन। विदिता भी है, विदिता कीप्स ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम नीट। ओके, अब क्वेश्चन था जो ये एस शेप कर्व है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये फैक्टर इसमें सबसे पहले मैंने बताया था अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर फूड, दो चीजें हैं, फूड एंड स्पेस, if the availability of food and space is there in habitat, they are unlimited, each species they have ability to grow in number, और इसीलिए ये जो ग्रोथ कर्व आता है दैट इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को दूसरा नाम दिया जाता है ज्योमेट्रिक फेज। आपको याद होगा दो ग्रोथ होती हैं, एक 2 × n, एक होता है n का स्क्वायर। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व ये होगा इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, जैसे फूड एंड स्पेस। और अभी जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला आता है dn/dt, where b - d into n, और b - d को हमने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल r विच इज इंट्रिंसिक रेट। तो ये फॉर्मूला बन गया dn/dt इक्वल्स टू rn। जो r क्या है अभी मैंने नाम बताया, इट इज एन रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिसमें हम दोनों, कोई भी फैक्टर है जो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है बर्थ और डेथ रेट को, इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉपुलेशन को, उसको वो इसमें यूज होता है इसमें। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर एक्सेसिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। और ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन represents the exponential or growth geometric growth pattern and results in formation of J-shaped curve. ओके, और पॉपुलेशन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज एंड में आई थी, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज हैज इट्स डिस्पोजल टू दिस अनलिमिटेड रिसोर्स। कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जिसको ये अनलिमिटेड रिसोर्स मिले टू परमिट दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि एक टाइम के बाद आएगा कंपटीशन। The competition between the individuals for limited resources. Resources are never unlimited. There will be competition, और competition में अगर याद हो डार्विन ने बताया था, it is the survival of fittest individual, and they'll be able to survive and reproduce. इसके लिए अब वो जो next part आता है, that is carrying capacity. Which is denoted by capital K. It is defined as number of individuals in a population that an environment can hold, or that an environment can carry, with no increase, no net increase or no net decrease. Clear every? मैम इंटू एन क्या है? एन Into n, ये वाला, स्टार्टिंग है। यस ये बच्चे n number of individuals at a given time. ये population size जिसको बोलते हैं ना, वो ये। तो carrying capacity is K, number of individuals in a population that an environment can hold, with no net increase or decrease. तो इसमें जो ग्राफ कर्व आता है, दैट इज, इसमें जो इक्वेशन आई थी dn/dt इज इक्वल्स टू rn, और इसके लिए एक फैक्टर ऐड किया था k - n अपॉन k, where k is carrying capacity. और carrying capacity मैंने आपको बता दी है, number of individuals in a population that an environment can hold.
क्योंकि अगर पॉपुलेशन में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, then the population will show initially lag phase followed by acceleration and then deceleration phase, and then it stabilizes if the resources are limited. और इसी को आपको याद हो, मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है, ये जो इक्वेशन थी, this was given by Verhulst per logistic equation. This is Verhulst, Verhulst, Verhulst Pearl logistic growth. Verhulst logistic Pearl logistic growth की जो ये formula है, dn by dt equals to rn k minus n upon k. It is a plot of population density with time. तो अभी हम बना रहे थे ये in a sigmoid curve. This shape is known as Verhulst Pearl logistic growth. क्यों हो रहा था ये वाला? Because resources are limited. Sooner or later it become limiting. Okay, clear everyone? If you are clear till now, please let me know, raise your hand so that we can start with biological interactions. कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन बता दो। Carrying capacity is denoted मैम by के के रिस्पेक्टिव में ग्राफ बता दो एक बार। हाँ, बताती हूँ मैं ते। तो carrying capacity K is defined as number of individuals in a population that an environment can maintain or carry with no net increase or decrease. एक आता है J-shaped curve, which is dn by dt equals to rn. और दूसरा कर्व है dn by dt equals to rn k minus n upon k. ये दो कर्व्स आ गए आपके. This is the carrying capacity. Population density. के माइनस एन बाई के का मतलब क्या होगा? अच्छा, कैरिंग कैपेसिटी में के जो आ रहा है, कैरिंग कैपेसिटी, इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक एरिया में हो सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में से माइनस के डिवाइड बाय जितने उस एरिया में प्रेजेंट थे. अच्छा, ये जो है ना, ये फैक्टर है जो इसमें से हमें माइनस करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है ये माइनस करने के बाद, क्योंकि हमने जो निकाली थी वो तो पॉपुलेशन टोटल थी, लेकिन एरिया में उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती बियॉन्ड दिस कैरिंग कैपेसिटी. और वो एक फैक्टर है जो इस पे डिपेंडेंट है, वो इस फैक्टर से, ये इस फैक्टर से जो है आगे बढ़ ही नहीं सकती, तभी इसने इसको कर्व को नीचे ले आई, क्योंकि दिस इज डिक्रीज्ड बाय सम फैक्टर, तो वो ये. ओके, नाउ कमिंग टू, यस क्लियर बोलो बच्चे? यस क्लियर एवरीवन? अनुश्री? ओके, यस सर। next is biological interactions. अब आता है biological interactions में, there are generally two types. एक आता है interspecific, that means between the members of a species within the same species, और दूसरा कौन सा आता है? interspecific, that means within the members of different species. ये same species में होगा intra, और inter होगा within the different species. तो अब जो हम इसमें पढ़ेंगे interspecific interaction, different types of interspecific interactions between, that means interspecific means two different species के बीच में, which can be harmful, beneficial or neutral. It can be beneficial, it can be
harmful, or it can be neutral. ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है. If species A and species B, they are interacting, name of interaction. If both are getting benefit, I'll write B for benefit. If both are getting benefit, then it is mutualism. UTUALISM. If it is harmful for both, then it is Parasitism. competition. पैरासिटिक में एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को हार्म. पैरासिटिक में और इसमें एक को बेनिफिट और एक को हार्म. इट मे बी प्रिडेशन, इट कैन बी पैरासिटिज्म. बेनिफिट और हार्म दोनों केस में, क्योंकि पैरासाइट को तो खाना मिल रहा है और एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कोई लॉस नहीं है, देन इट इज कमेंसलिज्म. Next, it is harmful for one, but it is not affecting other at all, then it is amensalism. We'll discuss these in details. Okay. ये इसमें कुछ इसको इफेक्ट नहीं आ रहा, इट इज न्यूट्रल. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स जिसमें हमने मिमिक्री या कैमोफ्लेज. मिमिक्री में क्या होगा? It is the resemblance of an organism to another, or maybe to an object, or maybe to the environment or vicinity, to deceive predators. Predators को धोखा देने के लिए. So it is a protective adaptation. It is a protective adaptation where one organism resembles another organism or maybe object in locality to deceive the predators. For example, anyone? बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहला टॉपिक ये क्या है. इसमें एग्जाम्पल है वाइसरॉय बटरफ्लाई. बच्चे +2 अच्छे से पढ़ लो ताकि बार बार ना करनी पड़े. तो वाइसरॉय बटरफ्लाई gains its protection from its resemblance, from its close resemblance to monarch butterfly. Which is very distasteful. जो monarch butterfly है इसका कोई टेस्ट नहीं, it is very bitter. So it is highly distasteful to its predator bird. Why it is distasteful? Because it produces certain chemical. It has a special chemical which is present in its body. The viceroy resembles this monarch butterfly to gain protection from its bird, predatory bird. Clear everyone? तो मिमिक्री में एग्जाम्पल है वाइसरॉय बटरफ्लाई एंड मोनार्क बटरफ्लाई. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन. Competition में when two or more species they are living in the same habitat, they have same requirement, they are said to be in the competition and both are at loss. It is the process in which if one organism is fit, that has more में एक लाइन है, कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. हाँ हाँ मैम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब क्योंकि बच्चे जो फिट था वही सर्वाइव हुआ और जो फिट ऑर्गेनिज्म है वो ही आगे रिप्रोड्यूस करेगा. तो इसका मतलब नेचर में दो तरह के इंडिविजुअल्स थे, एक दोनों सरवाइव कर रहे थे, बट जब कंपटीशन आया तब असली पता चला कि हु इज बेटर फिटेड टू द एनवायरनमेंट. और जो फिट था एनवायरनमेंट के लिए ऑब्वियसली नेचर ने चूज किया फिट ऑर्गेनिज्म को, और जो अब आगे स्पीशीज आएगी वो इवॉल्व स्पीशीज आएगी क्योंकि उसके सारे जो जीन्स होंगे वो फिट ऑर्गेनिज्म के होंगे. ओके. तो कंपटीशन में
when two species they have same habitat and have same requirement, the food और space के लिए, they are said to be in competition. और शायद मुझे ये श्रुति आपने ही पूछा था बेटे गॉस का, गॉस कॉम्पिटिटिव या फिर इश्मन ने? Yes. Gauss competitive exclusion principle. It states that two closely related species competing for same resource cannot coexist, and they eliminate the inferior. तो ये competitive competition के अंदर ही है ये part Gauss का जो है Gauss's competitive exclusion principle. It states that two closely related species competing for same resources cannot coexist indefinitely. And one will eliminate one eventually. Next part था parasitism. It is a relationship between two species in which one is getting benefit and another is getting harm. तो अभी हमने पढ़ा था प्रेडेटर में और पैरासिटिज्म में, एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को हार्म. पैरासाइट को बेनिफिट होता है, जो होस्ट है उसको हार्म होगा. पैरासाइट इज ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स ऑन द अदर बॉडी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट. क्यों रहता है? फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड स्पेस. फिर से वही बात बार बार आ रही है, फूड एंड शेल्टर. और होस्ट उसको प्रोवाइड करता है बोथ. Most of the parasites they harm the host and they reduce their survival. जैसे अगर पेट में कीड़े आ जाए, their growth, tapeworm आ गया, even their reproduction, and thus decreases their population density. So generally they make the host body मैम एक क्वेश्चन आया था, why calotropis grow in abundant field? they are growing abundantly. Abundant field में Abundant field, abundant. why calotropis growing in abundant field? यही चीज अभी ना एक टर्म है जिसमें आपको आज बात हुई थी, एलियन स्पीशीज इन्वेजन. तो ये स्पीशीज जो ऐसी हैं जिनके लिए ये एरिया फेवरेबल है, वो ग्रो करेंगे अबंडेंटली. और अबंडेंस में चाहे वो वेकेंट लैंड है, अबंडेंट लैंड है, मतलब वो एरिया उनके लिए सूटेबल है नहीं है, बट दे आर ग्रोइंग इन अबंडेंस. क्लाइमेटिक कंडीशंस, अदर फैक्टर्स दे आर फेवरेबल टू देम. पैरासिटिज्म का ही क्वेश्चन था, उसी के अंदर आता है कैलोट्रोपिस. मुझे वही बताया ना, एलियन स्पीशीज इन्वेजन मतलब वो पैरासाइट हो गया कि बाहर से आए हैं, दे इन्वेडेड दैट एरिया. ओके. Parasites can be of two types. They are parasite or endoparasite. Ectoparasites are those parasites which live on the belly. Even the cassava which lost its chlorophyll and leaves during the course of evolution. तो कहते हैं कि जो बेल है, जो वो बिल्कुल वायर जैसी लगती हैं. I think I have shared this picture, yes, 3-4 months back. Is it? Pascuta की. Take in the group yellow color की वो wires थी. Lost their chlorophyll and their leaves in the course of evolution, and they derive their nourishment from the host body via by forming a peg-like projection into the host body. तो ये अगर wood है तो they form this peg-like projection. Endoparasites are those which live in the body of host. At different sites, it can be majorly it is liver,
but it can be liver, kidney, lungs, or RBCs also. Example मैंने अभी बात की थी endoparasite में tapeworm, Taenia solium, present in human digestive system. It is an example of endoparasite. And another example is brood parasitism. It is common in birds where parasitic bird lays its eggs in the nest of the host and lets the host incubate them. Next is commensalism. Next is commensalism. In commensalism, the interaction in which one species benefits and other is neither getting any benefit or nor harmed. It is known as commensalism. और इसमें एग्जाम्पल थी ऑर्किड्स की COMMEN है SALISM. Orchids living on the mango plant या orchids surviving on the branch of mango plant या mango tree. So orchids they grow as epiphyte generally on mango tree or maybe on the other trees, fruit trees also. Even there is another example of clownfish, which is living inside sea anemone. एक स्टूडेंट ने शायद ये पिक्चर भी शेयर की थी. तो इसमें जो एग्जाम्पल थी the clownfish living in sea anemone got its protection from predator. sea anemone में tentacles होते हैं, fish इसके बीच में रहती है, तो इसके predators हैं, they stay away from this fish because they have this stinging tentacles. And last is mutualism. Mutualism में it is a positive impact of the species benefited. और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आती हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल थी लाइकस. लाइकस इज एन एसोसिएशन ऑफ फंजाई, algae being green in color. Algae being green in color is photosynthetic, whereas fungi provide shelter and absorb moisture from the air. Like carbon and nitrogen, it is from the air, which gives it to the air, and algae in return giving it food. Lichens के बाद आता है दूसरा mycorrhizae. Mycorrhizae is an association of fungi with roots of higher plants. Fungi जो है, they help in absorbance from soil, and plant in turn giving shelter to the fungi. Even shelter के साथ साथ देते हैं carbohydrates. Also, there is an example of symbiotic association of bacteria with the roots of the symbiotic association of the bacteria with root of legume plants. Again, it is a mutualistic relationship, near mutual relationship. Another example of there is another term which is amensalism. Amensalism, अगर आपको याद हो, commensalism में एक एनिमल को बेनिफिट हो रहा था, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. अमेंसलिज्म में एक को हार्म हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं. तो रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म वेयर वन इज harmed, where one is getting hurt. The example is penicillin, which is killing bacteria.
ओके, तो पेनिसिलियम एक ऑर्गेनिज्म है, इट इज अ फंगस, ब्रेड मोल्ड जो उली लगती है। पेनिसिलियम अगर आप रखते हो तो इट सिक्रीट्स पेनिसिलिन which kills the bacteria. Okay, so clear everyone? With this we are done with this chapter. If you are clear, just raise your hand, everyone. मैम नेक्स्ट अब बायोटेक्नोलॉजी यूनिट रिवाइज करा दोगे प्लीज? मैम बेंथिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? Benthic which remain at the bottom. जो सरफेस पे रहते हैं ना, सी सरफेस पे, उसको बोलेंगे बेंथिक। और जो हमेशा फुट करते हैं दे आर प्लैंक्टोनिक। और जो बीच में रहते हैं दे आर कॉल्ड एज नेक्टॉन्स। ओके Okay, मैम। so yes, we'll start with the biotech in the next class. Any question in this topic? अच्छा, हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है? टू 2015 वाला? लास्ट के 10-12 क्वेश्चंस रह गए थे। Okay, okay. Can anyone share that question paper? बच्चे कि कोई एक बच्चा शेयर कर दो क्वेश्चन पेपर। I'm not मैम एक able to. क्वेश्चन है बोलो। मैम, डू यू बिलीव दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू विदिन should you should be able to thrive within the host without harming it? Then why didn't natural selection lead to the evolution of such totally harmless parasite? अच्छा, पहले में पूछा है कि क्या बिना हार्म किए जो है सरवाइव कर सकता है पैरासाइट? बच्चे एक्चुअली इट इज डिराइविंग इट्स न्यूट्रिशन, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट बॉडी फॉर इट्स सर्वाइवल। और जो होस्ट बॉडी को चाहिए था न्यूट्रिएंट्स या फिर जो बॉडी ग्रोथ के लिए, दे आर यूजिंग दैट न्यूट्रिएंट्स, सो इट इज डायरेक्टली हार्मिंग द पैरासाइट बॉडी। और दूसरा पार्ट क्या बोला आपने? बच्चे प्लीज शेयर द क्वेश्चन पेपर। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओके, कौन से क्वेश्चन तक हो चुका है रूप? मैम यही है। हाँ, ये वाला मैम। इसमें ना सेकंड लास्ट शीट लेके आना, 7th। ये हो चुका है वाला पेज? यस, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट लास्ट। आई थिंक यही रहता है सिर्फ। यस रूप, खालिद, बेटे आप लोगों ने लगाया। यस प्रीति, आदेश, अनुश्री।
80th क्वेश्चन 80 से टेबल 80th इंडिकेटर क्वेश्चन ऑफ से करना है। हाँ 80th से करना है। खालिद बताओ बच्चे इसी का आंसर विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर कौन सा इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन? लाइकेन। लाइकेन। like यस फर्स्ट आंसर है। 82 grafted kidney can be rejected in a patient due to CMI, cell mediated yes, immunity. सेल very mediated good. immune system। Yes, cell mediated immune response. Which of the following is parthenocarpic? मुझे seedless कौन सा हुआ? Banana. बनाना Yes, Banana. fourth. Which of the following disease is caused by protozoan? बच्चे इसमें थर्ड ऑप्शन दी हुई है बट इट इज नॉट क्लियर। Okay, next is 84th. In human female, meiosis 2 is not completed until ये सभी को Fertilization. yes, very good. Fertilization. Male gametophyte in angiosperm produces. Male gamete में क्या होते हैं? Three sperm. Yes, which is the best answer? हम सेकंड नहीं बेटा इसमें दिया हुआ है 2 sperms and a vegetative cell. According to me, okay, 3 sperms or नहीं. The answer is first. मुझे वो दो नहीं आ जाते जेनेटिव सेल्स जब डिवाइड करता है Yes, प्लस एक ma'am। लार्ज यस बिल्कुल ठीक है फर्स्ट इज द आंसर नेक्स्ट 86 doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when अच्छा फर्स्ट साउंड होती है जब क्लोज होते हैं bicuspid and tricuspid valves और सेकंड साउंड डब साउंड प्रोड्यूस होती है जब क्लोज होते हैं सेमील्यूनर valves. तो आंसर इज 3. Oxen can be bioassayed by अच्छा एक्सपेरिमेंट है ऑक्सिन का एक्सपेरिमेंट ये इसका नाम है एविना कर्वेचर First टेस्ट time. यस एविना कर्वेचर एविना सेटाइवा के ऊपर किया गया सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज Second option. yes it shows high degree of polymorphism. Cellular organelles with membranes are Fourth option. yes it is fourth. बाकी तीनों में राइबोसोम है membrane-less है वो. Eutrophication of water bodies leading to killing of fishes mainly availability due to non-availability of ये अभी किया आपने Oxygen. oxygen yes clear okay you can now if you have any query you can stay back otherwise you can leave and we'll start with the biotech in the next class okay हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था आपसे एड्स से रिलेटेड हाँ बच्चे मेरे को एक मिनट दोबारा बताओ I have that question just hold Sandwich वाला. नहीं बच्चे इसने सेंड किया था मुझे रूप एक बार दोबारा बच्चे मेरा ना इनबॉक्स पूरा फुल होता है मेरे को आपको या तो नहीं रूप send me again right away send me that question मैम कर दिया सेंड ठीक है expand ELISA on what principle ELISA test is based by which list two ways by which infection can be detected by this test अच्छा इसमें steps पूछे हुए हैं उसी के ELISA के list two ways by which infection can be detected
बाय दिस टेस्ट, इसी का पूछा हुआ है ना। मैम वो 2 वेज क्या होंगे? स्टेप्स जो कल हमने पढ़े थे परसों, मतलब वो तो मैम एक ही हुआ ना भाई, सेकंड पे क्या हुआ? एक मिनट, जी लेट मी बैक टू दैट टॉपिक। यस, मुझे आयशा स्टॉप करना शेयरिंग, क्या मैम? स्टॉप कर दो ये शेयरिंग। ओके मैम। मुझे देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले तो जो सॉरी, उसमें तो आपको ये बताया था कि इन्फेक्शन कैसे होता है, कि वो आरएनए पहले अपने आप को, जो वायरस है वो एंटर करेगा सेल्स में जिनका नाम है मैक्रोफेजेस। ये तो साइकिल थी उसके लिए कि वो इन्फेक्शन कैसे कॉज कर रहा है। वायरस एंटर्स इनटू द लाइफ साइकिल ऑफ द एचआईवी, वायरस एंटर्स इनटू द होस्ट, इट रेप्लिकेट्स and forms DNA by using reverse transcriptase, और फिर वो दूसरे मैक्रोफेजेस को आगे इन्फेक्ट करता है और हेल्पर टी सेल्स को किस बीच में जाके उसको रेप्लिकेट करके उसको इनहिबिट करता है फॉर इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसमें एलिजा टेस्ट में एंजाइम मैम लिंक्ड 2 इम्यून, वेज, डायरेक्ट एलिजा, इनडायरेक्ट हाँ एलिजा। हाँ, अच्छा इसमें ना इसकी एलिजा की पूरा एक ऐसे है, बायो ऐसे इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन या फिर एंटीजन ऐसे। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन या फिर ये, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म जैसे इन्फेक्टेड है उसमें आरबीसीज के ऊपर इन्फेक्शन आया हुआ है, जो सॉरी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है, और ये वायरस जो है एड्स वायरस, इसके अंदर इसका आरएनए है। तो इसकी जो सरफेस को कैप्चर करने के लिए जो टेस्ट अगर आप कर रहे हैं, तो इसमें जो ये एंटीबॉडीज जो बनाई जाती हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज, ये हैं, ये इनके अगेंस्ट प्रोड्यूस करेंगे। दीज आर दी एंटीजन विच आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ होस्ट। तो पहले हम इसके लिए सरफेस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें इसके बिल्कुल ऐसे ही ये अटैच हो जाए इसके वायरस के। अगर आपको याद हो ये एंटीबॉडी स्ट्रक्चर है, तो एंटीबॉडीज के अंदर ऐसे प्रोड्यूस करते हैं कि अटैच हो जाए इसके साथ नॉब्स। तो सबसे पहले तो इसके लिए सरफेस क्रिएट करेंगे और फिर इसके बाद इसको बाइंड करके इसकी जो एक्टिव साइट्स हैं उनको क्लोज करते हैं। और फिर इसके बाद जो है प्लेट के ऊपर हम ये एक्चुअली हम ये किसके ऊपर कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट ऑन अ सरफेस ऑफ अ प्लेट जिसमें ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी, और इसकी साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, मतलब ये अगर इसमें ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो रही है, इसका मतलब दैट टेस्ट इज क्लियर कि एचआईवी पॉजिटिव है। तब मैम कलर आती है शायद। चेंज आएगा, कलर चेंज आएगा। Yes. इनफैक्ट हाँ, तो इसमें ये वाई शेप्ड एंटीबॉडीज के साथ अटैच होते हैं। और जो आपने पूछा था वो सैंडविच मॉडल, तो इसमें ये दोनों तरफ से, बिकॉज द शेप इज सर्कुलर ना, इसमें ये दो ऐसे, इसलिए इसको बोलते हैं सैंडविच मॉडल। ओके मैम। हाँ, इसलिए इसको ये टर्म दी हुई है। ठीक है, इस रूप क्लियर बेटे? यस मैम। ओके, ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। Thank you, ma'am. ओके थैंक यू ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके बेटे, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में बायोटेक हो जाएगा इश्मन।